अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रही है कि ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज अभी इसके रिसेंटली Q1 FY24 के रिजल्ट्स आए हैं और ये ऑन द रिपोर्ट प्रॉफिटेबल हो गई है। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ज़ोमैटो के फंडामेंटल्स पे, उसके टेक्निकल्स पे एंड उसके बिजनेस मॉडल पे, ताकि आपको पता लगे कि आपको ज़ोमैटो में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और इन द फ्यूचर कोई ऐसी फूड डिलीवरी वाली कंपनी आती है में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर आपको उसका बिजनेस मॉडल का आइडिया होगा तो आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सीधा मैं उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट पे आता हूँ। तो ये जोमेटो के एडजस्टेड रेवेन्यू की फिगर्स है। तब डिटेल में इसका एक एक बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। फूड डिलीवरी सेगमेंट वो सेगमेंट है जिसमें आप और मैं जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं और वहाँ से इसको जो रेवेन्यू मिलता है, आई मीन जो सेल्स होती है, इस सेगमेंट के अंदर आती है। देन हाइपर प्योर, इट इज़ रिलेटेड टू B2B सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी रेस्टोरेंट इज लिस्टेड ऑन जोमेटो, जोमेटो ऑफर करता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड ऑल, हम आपको वो भी सप्लाई कर देंगे। तो जोमेटो ने ये वाला एक नया बिजनेस सेगमेंट ओपन किया है। इसमें इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप देखोगे पहले जो यहाँ से रेवेन्यू आ रहा था वो 273 करोड़ था, अब 617 करोड़ है। जो एक क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, ये पहले ग्रोफर नेम की कंपनी थी जिसको जोमेटो ने एक्वायर किया था, उसका नेम चेंज हो गया था ब्लिंकिट से। ये बेसिकली स्विगी इंस्टामार्ट की तरह है, आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो और ये आपको घर पे डिलीवर करेगी। इसका रेवेन्यू Q1 FY23 का इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज इसको एक्वायर इन्होंने अगस्त में किया था और इसलिए उसका रेवेन्यू यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है। और इस क्वार्टर में इन्होंने 384 करोड़ ब्लिंकिट से जनरेट करे हैं और अदर में 43 करोड़ हैं और पहले वो 67 करोड़ थे। ठीक है, अब हमें समझ आ गया इसके क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है और रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आया है। अब सीधा मैं चलता हूँ P&L पे। ठीक है, मैं जोमेटो का P&L ओपन कर लिया है। ये जो सेक्शन है ये Q1 FY24 को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेक्शन है वो Q1 FY23 को रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसका रेवेन्यू क्लोज टू 2600 करोड़ है। लास्ट ईयर ये 1582 करोड़ था, मतलब काफ़ी अच्छी खासी जंप है इसमें। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जोमेटो का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है। और फूड डिलीवरी सेगमेंट में क्या होता है, आई मीन Q1 जो इनके लिए होता है काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज इसमें IPL भी आता है और उसके अंदर हॉलीडेज़ भी आती है स्कूल की, वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो फूड काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि रेवेन्यू में जंप आता है। अब इस टाइप की कंपनीज को एनालाइज करोगे, होटल्स का बिजनेस भी काफ़ी Q1 में अप होता है और आप दिसंबर टाइम में देखोगे तो वहाँ पे भी उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप होटल्स के प्राइसेस को भी कंपेयर करोगे तो आपको रिलेटिवली जो लीन पीरियड होता है वहाँ पे चीप मिलेंगे, बट वही आप दिसंबर में या जून में बुक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। ये भी एक रीज़न होता है कि Q1 में इतना अच्छा खासा जंप क्यों दिख रहा है। अब इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, जाहिर सी बात है, अगर कंपनी सेल ज़्यादा करे तो उसको ऑब्वियसली एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। और जोमेटो में क्या है, उनका जो मेजर पोर्शन होता है वो डिलीवरी फीस पे जाता है। बिकॉज आपको समझना होगा, अगर आप जोमेटो से किसी रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर रहे हो और उस टाइम आपको कोई डिलीवरी बॉय नहीं दिखता, आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। इसलिए जोमेटो क्या करता है, अपने डिलीवरी राइडर्स को ज़्यादा फीस देता है, जिससे क्या होता है डिलीवरी राइडर मोटिवेटेड रहे और जब भी उनके पास ऑर्डर आए वो डिलीवर करें और आपको जोमेटो के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस ना हो। इसलिए किसी और बिजनेस में अगर वही डिलीवरी पर्सन वर्क करेगा तो वहाँ उसको 15K कुछ बनेंगे, बट यहाँ पे वो इजीली 20 to 25K अर्न कर लेता है। यही एक मेजर रीज़न है कि जोमेटो क्यों ज़्यादा पे करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डिलीवरी एंड रिलेटेड चार्जेस विच इज़ क्लोज टू 810 करोड़। जो भी इसकी कॉस्ट है वहाँ पे इतना बड़ा पोर्शन और कहीं नहीं जा रहा और ये इसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। ये कम नहीं हो सकती आने वाले टाइम पे। अगर ये ज़्यादा डिलीवर करेगा तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पे करना ही होगा। ठीक है, ये इसके टोटल एक्सपेंसेस है। अब टोटल एक्सपेंसेस का आप टोटल देख रहे हो वो है 2612 और टोटल इनकम है 2597। अगर आप इसको ऐड करोगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, सो 2597 में से 2612 नेगेटिव जाएंगे तो 15 करोड़ का लॉस होगा। ओ चूना लगा दिया। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट है विच इज़ 17 करोड़। डेफर्ड टैक्स कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जिसके थ्रू जोमेटो ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। नो डाउट इसके ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बट इसको अगर आप बोल रहे हो कि ये प्रॉफिटेबल टर्न हो गई, वो अभी नहीं हुई है बिकॉज जो ऑपरेशन है वो उसके अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। जो उसका EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, वो 15 करोड़ लॉस में ही है। आप देखोगे हम मार्च में 204 करोड़ था और अब 15 करोड़ है, मतलब ऑपरेशनल मैट्रिक्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट वो प्रॉफिटेबल होने के काफ़ी क्लोज में है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है 314 करोड़ है, वो लास्ट क्वार्टर में 302 करोड़ था एंड लास्ट क्वार्टर में 2227 का रेवेन्यू था इनका, एंड अप क्लोज टू 2600 करोड़ हो गया है और बिजनेस 370 करोड़ है। मतलब ये क्या डिफाइन करता है, जब जोमेटो ने 12 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे इंक्रीज करे हैं तो उसके पास सेल्स हो गई 370 करोड़ की इंक्रीज हो गई। तो इससे हमें पता लगता है अगर जोमेटो एडवर्टीजमेंट में 1 करोड़ स्पेंड कर रहा है तो उसके पास 30.8 करोड़ की सेल्स आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को देख लेते हैं और मेन चीज़ होती है कैश फ्लो, उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ भी। तो अब हमें क्या करना है, हम कैश फ्लो को देखते हैं। तो लास्ट ईयर से कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है।
तो लास्ट ईयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव था एंड अब वो पॉजिटिव हो गया है। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था जोमेटो के जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं वो नो डाउट इंप्रूव हुए हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको उसकी कैश फ्लो को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। जितनी और चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल है उतना कैश फ्लो का भी रोल है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकता बिकॉज अगर एक कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना है तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको ब्रीफ में की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। और हर सेक्टर के लिए अलग KPIs होती है, हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे फोकस करूँ तो मेरा वहाँ पे EBITDA पे ज़्यादा फोकस रहेगा बिकॉज उसका जो मेजर चंक है वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस पे जाता है। तो वही कोई हेल्थ केयर कंपनी है वहाँ पे R&D के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पे R&D का ध्यान रखना होता है। और अगर कोई मेटल कंपनी है उसकी PE रेशो यूजुअली कम होती है। और वही कोई आप FMCG कंपनी देखोगे उसकी यूजुअली PE काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और बैंक्स के केस में क्या होता है, हमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखना होता कि उनकी इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है, हमें और भी चीज़ों पे फोकस करना होता है। लाइक NPA लास्ट ईयर कितना था, कम हुआ है या बढ़ा है, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई है, और कासा रेशियो क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर बिजनेस को जज करने का अलग तरीका होता है। अगर मैं हर सेक्टर को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है, अब हमें फंडामेंटल्स का आइडिया हो गया, हमें पता लग गया कि जोमेटो जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल नहीं है, वो एक अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट है। वो स्टिल लो सपोर्ट कर रही है बट वो काफ़ी क्लोज है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अब फोकस करते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे। तो जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो कैश बर्निंग बिजनेस मॉडल है। आप अगर जोमेटो पे कुछ फूड ऑर्डर करते हो तो आप वहाँ देखते होगे आपको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते होंगे 30% 40% के। तो वो किस तरह वर्क करते हैं, तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो 30% 40% एक्चुअली दे कौन रहा है। आप जोमेटो पे किसी डिश को देखते हो, कोई भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे 100 रुपीज़ की है, वही सेम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ पे आपको वही सेम डिश 70 या 80 रुपीज़ की मिलेगी। तो ये डिफरेंस आप नोटिस करना, आपको मोस्टली हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। अगर किसी रेस्टोरेंट में ये डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे 30 या 40% का डिस्काउंट नहीं होगा। अब इंडियन मेंटालिटी क्या होती है, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है फॉर एग्जांपल, जो डिफरेंट आउटलेट्स है पिज़्ज़ा के, कहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है आप वहीं से ऑर्डर करना प्रेफर करोगे। उसके बाद आप और चीज़ों को प्रायोरिटी दोगे लाइक रेटिंग एंड ऑल। तो होता क्या है, पहले जो प्राइस है रेस्टोरेंट पे और जोमेटो पे वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आप लॉजिक को समझो, अब मेरा एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे 20 सीट्स हैं। अगर कोई कस्टमर मेरे पास डाइन इन करने आ रहा है और 20 की 20 सीट्स ऑक्यूपाइड है तो मैं आने वाले कस्टमर को सर्व नहीं कर सकता। तो एक तरह से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो उस अपॉर्चुनिटी लॉस को जोमेटो कम करने में कैसे हेल्प करता है, अगर कोई भी कस्टमर किसी भी रेस्टोरेंट में डाइन इन करने आ रहा है तो वहाँ पे कॉस्ट रेस्टोरेंट की कुछ ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी। वहाँ पे AC भी चलेगा, यूटेंसिल्स का भी होगा, वेटर की भी सैलरी होगी। वही आप डिलीवरी कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपकी पैकेजिंग कॉस्ट होगी। इसलिए जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं जोमेटो या स्विगी को खुद से 10 या 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। अब सोचो कुछ प्राइस तो आपको इन्फ्लेटेड मिलते हैं, और किसी किसी केस में रेस्टोरेंट खुद से थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर कर देता है स्विगी को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर भी कुछ पोर्शन होता है जो स्टिल कवर करना रह जाता है, जो इन्फ्लेटेड प्राइस या रेस्टोरेंट के डिस्काउंट में से कवर नहीं हो पाता। तो उस केस में जो इन्वेस्टर का फंड आता है उससे कंपनी यूटिलाइज करती है। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, ये सब दोगलापन है। वो क्यों अपना कैश को बर्न करने देंगे। जोमेटो का जो बिजनेस है एक हैबिचुअल बिजनेस है। अगर आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं करे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप फूड ऑर्डर नहीं करोगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट ऑर्डर बढ़े या उनकी वॉल्यूम बढ़े, उनके कस्टमर्स बढ़े, जिससे उनके रेवेन्यू में जंप आए, उनकी कॉस्ट कम हो। का जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट को कम करने पे होता है। आप देखते होगे जब आप फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो या स्विगी से, कई बार होता है कि डिलीवरी राइडर 2 या 3 ऑर्डर देने के बाद आपके पास आता है। इस तरह से जोमेटो एंड स्विगी प्ले अराउंड करते हैं अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए। एंड आई एम श्योर ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप जब जोमेटो से ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल आपको मोहितो ऑर्डर करना है एंड आप मोहितो से सर्च बार में जब सर्च करते हो नीचे ऐड लिख के एक रेस्टोरेंट का नेम आता है। अब जोमेटो क्या करता है, अगर उसको किसी रेस्टोरेंट को अपने ऐड की लिस्ट में दिखाना है तो उससे कुछ अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करेगा कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट प्रायोरिटी लिस्ट में दिखाऊंगा, जिससे आपके पास सेल्स ज़्यादा आएगी। इस तरह से जोमेटो या स्विगी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लेते हैं अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से ताकि उनका रेस्टोरेंट प्रायोरिटी लिस्ट में दिखे। और अब इसका जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो रेस्टोरेंट्स के लिए ये है, अब कोई रेस्टोरेंट है उसके पास डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं है और वो टोटली अपने जो रेवेन्यू के लिए डिपेंड है वो डिलीवरी पे डिपेंड करता है। उसका 60-70% रेवेन्यू जोमेटो या स्विगी से आता है। उस केस में क्या होता है, अपनी कमीशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर श्योर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा बिकॉज उसको हाई कमीशंस पे करने होंगे। अगर वो कमीशन पे नहीं करेगा तो उसके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो उनके सर्वाइवल का इशू हो जाएगा। तो जोमेटो एंड स्विगी का जो मेन बिजनेस है वो डिपेंड करता है उसके पास कितने ऑर्डर आते हैं और कितने ऑर्डर वैल्यू है उनकी, उसको डिलीवर करने में कितनी कॉस्ट लगती है। उस सबको एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ज़्यादा है तो वो लॉस होता है, अगर कॉस्ट कम है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो इंडिया में फूड डिलीवरी बिजनेस जो है उसकी ऑर्डर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 350 to 400 होती है एंड इसमें मार्जिन 15 to 20% होते हैं। एंड इसी मार्जिन में से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फीस, डिलीवरी राइडर की फीस, डिफरेंट कॉस्ट को एडजस्ट करना होता है। रेवेन्यू का जो मेजर चंक है वो डिलीवरी राइडर की फीस में ज़्यादा है, जैसे हमने स्टेटमेंट भी देखा। तो फूड डिलीवरी बिजनेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है उसको हम समझते हैं। पहले रेस्टोरेंट इन्वॉल्व होते हैं,
सेकंड डिलीवरी राइडर इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं। अब इस बिज़नेस में क्या होगा, अगर एक भी पार्टी नाराज़ हो गई तो सीधा बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी रेस्टोरेंट है, जोमेटो उससे पहले 30% कमीशन चार्ज कर रहा था, अब वो 40% चार्ज करने लग जाता, तो हो सकता है अपने बिज़नेस को स्विगी पे लिस्ट करने का सोचे या जोमेटो से अपने बिज़नेस को हटा देगा। तो उस केस में क्या होगा, जोमेटो के पास पार्टनर कम हो जाएगा, एंड जो कस्टमर है फॉर एग्जांपल उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए जोमेटो को यूज़ करता था, वो एक कस्टमर भी कम हो जाएगा। तो सेकंड पार्टी जो है डिलीवरी राइडर्स है, अगर डिलीवरी कमीशंस को कम कर देंगे तो क्या होगा, अभी आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हो, आप ऑर्डर को प्लेस करते हो, विद इन 5-10 मिनट्स आपके पास डिलीवरी राइडर असाइन हो जाता है, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी राइडर है। जैसा आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी फीस उनको पे करते हैं, जिससे उनके पार्टनर्स मोटिवेटेड रहते हैं। अगर वही डिलीवरी फीस कम हो गई और जो कस्टमर्स है उनके पास टाइम से ऑर्डर नहीं आएगा, उससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। एंड थर्ड चीज़, कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स ऑर्डर ही नहीं करेंगे तो उनको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। आप खुद देखो, अगर आप कोई फूड ऑर्डर करते हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होती है डिस्काउंट। अगर जोमेटो या स्विगी ने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, क्या होगा, उनकी रेवेन्यू में डिप देखने को मिलेगा। तो ये जो 3 पिलर्स है, इसमें एक भी पिलर में कुछ इशू हुआ तो सीधा उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे आएगा। तो हमने जोमेटो के फंडामेंटल्स को भी समझ लिया, इसके बिजनेस मॉडल को भी समझ लिया। अब हमें आइडिया हो गया कि फूड डिलीवरी बिजनेस अपना बिजनेस करते कैसे हैं। अगर आपको ये बिजनेस इन्वेस्टेबल लग रहा है तो अब आपको किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, मार्केट कैसे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। सेकंड टाइम पे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ से ब्रेकआउट का ट्राई किया, बट यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। फिर अब इस पर सपोर्ट लेके जब इसका रिजल्ट आया तो ये ऊपर निकल गई। ये वाला आप जोन देख रहे हो 75 से 80 का, ये जो जोन है जोमेटो को काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन होता था, अब जोमेटो ने इस जोन को काफ़ी अच्छे से क्रॉस कर लिया है। अब समझते हैं, आपको ये बिज़नेस काफ़ी पसंद है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मंडे को क्या मार्केट ओपन होते ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको मना करूँगा, बिकॉज मेरा रीज़न है, कभी भी भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना चाहिए। अगर ये आपको इसके सपोर्ट के नियर कहीं मिलता है तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। एंड 100 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। अगर इसने 100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो हम आने वाले टाइम में 115 का लेवल भी इजीली देख सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज मैं 2-3% का रिटर्न कम लेना पसंद करूँगा, बट मैं किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पे बिजनेस मॉडल में इतनी सारी दिक्कतें हों। बट अगर आप स्टिल इसमें प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो इसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे काफ़ी इशू हो जाएगा। और आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ, जब भी कोई शेयर न्यूज़ में कुछ ज़्यादा होना तो उससे दूर रहना चाहिए। इस टाइम जोमेटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, हो सकता है इसमें ऑपरेटर की एक्टिविटी हो। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। इस तरह के बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाते। आपने फूड पांडा को भी देखा होगा, और पुराने टाइम में यूनिटेक का IPO आया था, आप उसका शेयर प्राइस सब चेक कर सकते हो। कैफ़े कॉफ़ी डे, उसने भी काफ़ी फैसिनेट किया था उस टाइम लोगों को जब उसका IPO आया था। एंड इंडिया बुल में जब प्रमोटर चेंज हुआ था तो आपको याद होगा कि शायद फरवरी 2022 के आसपास का टाइम है, तो शेयर काफ़ी शूट अप कर गया था। वहाँ से हमें शार्प फॉल देखने को मिला था जब एक बिजनेस चैनल ने बोला था तो यहाँ से 700 जाएगा, 800 जाएगा, बट क्या हुआ, वो चूना लगा दिया। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल जो क्रिएटिव लगता है और आपको लगता है ये आगे ग्रो करेगा तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।